नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों के लिए। आज आपके लिए साथियों, आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आज हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर होगा उस पहले प्रश्न के बारे में हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो इस वर्ष परीक्षा में आपको यहाँ से 80% पेपर आपको यहीं से फंसेगा। मैं ये आपसे कहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले वर्ष की भांति बच्चे यहाँ से पढ़ कर के और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी उन्होंने गेन किए थे। हालांकि आपको इस पेपर में, ये पेपर आपका 70 नंबर का होगा, आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, और इसमें आपको पास होने के लिए 28 नंबर लाने की आवश्यकता है। तो आप अगर हमारे ये वीडियो देखकर भी केवल घर पे नहीं पढ़े, केवल वीडियो देखकर भी आप यहाँ से 40 नंबर भी आसानी से ला सकते हो। केवल आपको 28 की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ प्रतिदिन देखते रहेंगे और यहाँ से आप लोग केवल मात्र सुनकर भी आप यहाँ से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पर पूरा कोर्स करवाया जाएगा, हर एक पेपर को क्लियर किया जाएगा और मोस्ट प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे। तो आप सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जो भी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर रहा है। और आज आपको मैं बताऊँगा हमारा जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है उसकी पहली यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। और आपको इस पेपर के अंतर्गत लगभग 7 या 8 निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे इस यूनिट के अंतर। तो आप सभी, इस जो पेपर होगा हमारा 70 नंबर का, इसमें 7-8 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे। तो आपको थोड़ा सा पहले तो इसकी रूपरेखा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करते हैं कि बचपन में जो बालक होता है वो पसंद करता है। तो बचपन में बच्चा जो पसंद करेगा वो कहानियाँ पढ़ना पसंद करेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मित्रता सदैव ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो कैसा होना चाहिए साथियों, सदाचारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वह है। तो देखिए, बाल छवि के ऊपर माता पिता का, उसकी संगति का और उसके परिवार, इन सभी का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जब भी चरित्र का निर्माण होता है, उसकी छवि का निर्माण होता है। तो और क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि बच्चों की छवि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, सभी ऑप्शन राइट होंगे यहाँ पर। कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश से स्वयं भी सीखते हैं और बच्चे तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं, बच्चे निडर होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बात उचित है। तो जब बच्चों को बात बात पर मना करना और डांटना फटकारना, ये भी आपकी उचित नहीं होगी। और बच्चों को जानने समझने पर बच्चों को रोकना, तो ये भी आपका अनुचित है। तो उचित यहाँ पर केवल यही सी ऑप्शन होगा कि बच्चों को अनुभव करने देना और उनको स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें बच्चों को उचित होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के, तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि गीजूभाई बधेका ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर गीजूभाई बधेका ने जो बाल मंदिर था, प्री प्राइमरी स्कूल जो था बच्चों के लिए, उसकी स्थापना की थी। बाल मंदिर की, बाल मंदिर स्कूल की स्थापना गीजूभाई बधेका ने की थी। और इस गीजूभाई बधेका का उपनाम भी आपको याद रखना, मूँछों वाली माँ, मूँछों वाली माँ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चनों में। तो देखिएगा, आपको अगला क्वेश्चन भी दिखाई दे गया है कि मूंछों वाली माँ किससे कहा जाता है, गीजूभाई बधेका को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि गीजूभाई बधेका अत्यंत प्रभावित थे, किससे थे। तो वो मैडम मारिया मांटेसरी, जो मैडम मारिया मांटेसरी की शिक्षण पद्धति थी उससे बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है ना। मैडम मारिया मांटेसरी ने बच्चों पर बाल अध्ययन पर बहुत ज़्यादा काम किया था और उन्होंने साहचर्य विधि का प्रतिपादन किया था। इसलिए बच्चों के अध्ययन के प्रति जो बाल विकास होता है उससे संबंधित उन्होंने अध्ययन किए थे और गीजूभाई बधेका उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिवा स्वप्न जो पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग कि जो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, गीजूभाई बधेका। इन्हीं के द्वारा ये दिवा स्वप्न जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक महत्वपूर्ण कृति किसकी है।
तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो कृति लिखी गई थी, जो ये रचना लिखी गई थी, ये भी गिजुभाई बधेका की है। तो गिजुभाई बधेका यहाँ पर और A.S. नील और जॉन हॉल्ट, यहाँ पर 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है अच्छे से कि हर बालक में विद्वान क्या होती है। तो हर बालक के अंतर्गत एक अभिलाषा उत्पन्न होती है या विद्वान ऑलरेडी होती है। और उसके बाद में बच्चों में क्या होना चाहिए, तो बच्चों में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक भावात्मक विकास भी होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, तो सिर्फ बौद्धिक विकास ये भी नहीं। तो यहाँ पर बच्चे के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक और संवेगात्मक जो भी विकास होंगे वो सभी के सभी होना जरूरी है। जॉन हॉल्ट, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि याद रखना 14 अप्रैल 1924 को जॉन हॉल्ट का जन्म हुआ था और ये 2000 प्रश्न 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, प्रसिद्ध शिक्षाविद A.S. नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो मनुष्यों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना क्या है, शिक्षा का लक्ष्य है। उसके बाद समरहिल, तो याद रखेंगे आप लोग, समरहिल स्कूल के संस्थापक कौन थे, A.S. नील साहब। A.S. नील महोदय ने समरहिल स्कूल की स्थापना की थी और बाल मंदिर स्कूल की स्थापना हमारी जो की थी गिजुभाई बधेका के द्वारा। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने अच्छे से। उसके बाद A.S. नील की जो पुस्तक है वो कौन सी है, ठीक है ना। A.S. नील की कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा प्रभावी थी, तो पुस्तक का नाम याद रखना साथियों, समरहिल। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो A.S. नील की जो पुस्तक थी वो तो थी हमारी समरहिल और हमारी गिजुभाई बधेका की पुस्तक थी दिवा स्वप्न, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वर्तमान में अधिकांश बच्चे अपेक्षित किसका कारण है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए वो सभी सही है। और क्वेश्चन नंबर 18 के युवा अधिकारों के जनक कौन थे, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग लगाएंगे। युवा अधिकारों के जनक साथियों जॉन हॉल्ट थे। उसके बाद अब हम चलते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ। अब आपको छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे दिखाए गए, लेकिन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल उन्हीं को लगाऊंगा जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा प्रश्न संख्या 4 कि वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो सकती है, तो याद रखेंगे आप लोग अंतर्मुखी छवि, ठीक है। उसके बाद में है कि बच्चे बचपन के अनुभव किससे बनते हैं, तो बचपन के जो अनुभव है साथियों वो समाज और बच्चे के मध्य में होने वाले सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतक्रिया के माध्यम से बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा केवल मैं उसी की बात करूंगा और उसी को आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 11 कि एक अपंग व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने को कब और कैसे समर्थ समझता है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एक अपंग व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्की लगन के द्वारा और परिवार की ओर से मिलने वाली सहायता और प्रोत्साहन से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ अपने आप को समझता है। जैसे सुधा चंद्रन एक महिला है जिसका पैर कटा हुआ है, फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैर से सारे शास्त्रीय नृत्यों का अध्ययन जारी रखा था और इसमें श्रेष्ठता हासिल की थी। और एक प्रश्न आप आरुणि सिन्हा का भी दे सकते हैं, जिन्होंने एक पैर से विकलांग होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया था। तो ये उदाहरण आप लोग एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर गिजुभाई बधेका से रिलेटेड प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाएगा कि गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ से गिजुभाई बधेका की जो पुस्तकें हैं उन सभी के आपको नाम याद रखना है। पहली तो मैंने आपको दिवा स्वप्न बताई थी, दूसरी है माता पिता से, ये तीसरी कृति है, और तीसरी कृति उसके बाद माता पिता के प्रश्न, ये भी आपको याद रखना है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, उसके बाद में है शिक्षक हो तो, और अगली है बाल शिक्षण, और जैसा मैं समझ गया। तो यहाँ पर ये 5-6 कृति आपको याद रखनी है गिजुभाई बधेका के। आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव में या छोटा निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मूंछों वाली माँ के नाम से आपको याद रखना है, गिजुभाई बधेका को ही जानते हैं। और उसके बाद में आपको अगला प्रश्न याद रखना है कि भाई गिजुभाई बधेका ने जो विद्यालय की स्थापना की थी उसको बाल मंदिर के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात के भावनगर में हुआ था और 15 नवंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। और गिजुभाई बधेका के द्वारा 200 पुस्तकें लिखी गई थी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे बढ़िया आता है कि गिजुभाई बधेका जो है उनके द्वारा आयोजित मॉन्टेसरी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, क्या ध्येय था उनका। तो गिजुभाई बधेका के द्वारा आयोजित मॉन्टेसरी सम्मेलन का ध्येय था कि बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों
और उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जान करके व्यवहार में लाना, ये उनका मुख्य ध्येय था उस सम्मेलन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रश्न संख्या 21। उसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पर A.S. नील साहब का, A.S. नील जिसके पक्षधर थे, किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास रखते थे, तो आपको याद रखना है A.S. नील जो थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखते थे। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सभी को याद हो जाएगा अच्छे से केवल एक बार में ही। उसके बाद आपको ये विश्वास के प्रति कैसे थे, प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखते थे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और अगला प्रश्न भी आपको ये याद रखना है कि A.S. नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो उनका लक्ष्य था कि मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास करना, यही शिक्षा का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न कि भाई बच्चों की खुशी के संबंध में नील्स वो जो A.S. नील साहब थे उनका क्या विश्वास था, तो नील का विश्वास था कि बच्चों की खुशी बच्चे के बड़े होने में उसके निर्णय को अहम स्थान मिलने में सबसे बड़ी खुशी होती है। यानी बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, जो बच्चे की अभिलाषा है उनका पूरा करना ही सबसे बड़ा विश्वास उन्होंने माना था। उसके बाद में है नील्स जो थे वो किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे, तो नील एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढालने के बदले बच्चों के अनुरूप स्कूल को ढाला जाए, जहां बच्चे फिट नहीं किए जाएं, स्कूल ही उनको फिट हो जाए। यानी कि नील्स जो थे चाहते थे कि एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए कि विद्यालय बच्चों के अनुसार बनना चाहिए, न कि बच्चों के न कि स्कूल के अनुसार बच्चे बन जाएं। बच्चों के विकास को देखते हुए स्कूल का निर्माण ऐसा करना चाहिए कि वो बच्चों को फिट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न A.S. नील जो थे उसके अनुसार समर हिल स्कूल की स्थापना के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, तो आपको याद रखना है एक समर हिल स्कूल की स्थापना की ज़रूरत पड़ी थी। किसकी थी, समर हिल स्कूल की स्थापना की ज़रूरत पड़ी थी तथा इस तथ्य में विश्वास हो कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है, और एक इसी तथ्य पर जोड़ देते थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नील जो पारंपरिक सामान्य स्कूलों को गलत क्यों मानते थे। नील सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे क्योंकि वयस्कों की इस अवधारणा पर आधारित है, जो बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे कैसे सीखना चाहिए, उसके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान का जन्म नहीं हुआ था। तो ये आपको प्रश्न याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है, प्रश्न संख्या 34 कि A.S. नील की धारणा बच्चे जैसे हैं वैसे ही उन्हें बने रहने की आज़ादी हो, इसको समझाना है। इस प्रश्न को आपको कैसे समझाना है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि A.S. नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने की आज़ादी हो। उन्होंने कहा कि बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दमित मनोविकारों के ग्रस्त हो जाते हैं। बचपन अर्थात शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था तक के काल में बालक एक ऐसी गीली मिट्टी की भांति है जिसको कोरी स्लेट की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये कोरी स्लेट की संज्ञा देने वाले थे वो जॉन डेवी थे और जॉन लॉक थे। जॉन लॉक साहब उन्होंने बच्चे के मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहा, जिसको टेबुलर रासा के नाम से भी जाने लगा। तो इस अवस्था में यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो वो घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। अतएव बालक की जो भी योग्यता और क्षमता तथा रुचि हो उसी के अनुसार उन्हें रहने दिया जाना चाहिए। तो ये नील्स की अवधारणा थी, आपको याद रखना है ये प्रश्न अच्छे से। उसके बाद ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो जॉन हॉल्ट थे उनकी 2 लोकप्रिय पुस्तक कौन कौन सी हैं जो उन्होंने अपने 7 वर्ष के अध्ययन के बाद में लिखी थी। तो ये दोनों पुस्तक आपको याद रखने, पहली तो यह है कि बच्चे असफल कैसे होते हैं, और दूसरी पुस्तक का याद रखना है नाम बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे असफल कैसे होते हैं पहली पुस्तक तो यह है, और बच्चे कैसे सीखते हैं दूसरी पुस्तक उनकी यह है। याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जॉन हॉल्ट का बच्चों के सीखने के संबंध में क्या अनुभव था। तो जॉन हॉल्ट का अनुभव था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीखते, जैसे गलत उत्तर देने का भय, शिक्षक व साथियों द्वारा हंसी उड़ाने का डर और अच्छा ज़्यादा न होने का डर, ये उसके संबंध में अनुभव थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का, जॉन हॉल्ट के अनुसार सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेंगे, जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं।
तो ये प्रश्न आपको याद रख लेना है। जॉन हॉल्ट के अनुसार अधिकांश बच्चे स्कूल में फेल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर के लिए यह सफलता प्रकट रूप से संपूर्ण होती है कि बच्चों में दाखिला लेने वाले 40% बच्चे स्कूली स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। महाविद्यालय स्तर पर दाखिला लेने वाले हर 3 छात्रों में से केवल एक छात्र पढ़ाई छोड़ देता है और जाहिर सी बात है कि जाहिर तौर पर बच्चे फेल होने वाले इसके अलावा तमाम दूसरे बच्चों में फेल हो जाते हैं और अंकों की दृष्टि से नहीं बल्कि एक दूसरे और कहीं गहरे अर्थ में असफल होते हैं। वे अपनी स्कूली शिक्षा महज इसलिए पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हम शिक्षक उन्हें अपनी सहमति से अंक दें। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी लेंदी है, ये प्रश्न अच्छे से आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे क्यों ऊबते हैं। जॉन हॉल्ट ने बताया कि भाई बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं। क्यों ऊब जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूलों में करने को जो कहा जाता है या जो दिया जाता है वह उस सब बेहद निरर्थक और निरस होता है, इसलिए बच्चों से रखे जाने वाली अपेक्षा नितांत सीमित होती हैं, जबकि बच्चों में मेधा और उनकी प्रतिभा, उनके गुण असीम होते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। उसके बाद ये प्रश्न भी कि जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे भ्रमित क्यों होते हैं। तो यहाँ पर जॉन हॉल्ट वगैरह और नील्स एएस नील साहब और अपने जो गिजुभाई बधेका 3 इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं और इनसे ही प्रश्न हर बार आपको इस यूनिट से याद रख लेगा ना। ये यूनिट आप लोगों की 10 नंबर की है साथियों। कितने नंबर की है? 10 नंबर की यूनिट है और आप लोग आसानी से 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं इस प्रश्नों को पढ़ करके। ठीक है ना। तो भ्रमित क्यों हो जाते हैं बच्चे? तो आप लोगों को उत्तर क्या लिखना है कि जॉन हॉल्ट के अनुसार बच्चे भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सिर पर अर्थहीन शब्दों का प्रपात संवेग झड़ता रहता है। ये शब्द बराबर उसका खंडन करते हैं जो बच्चों को सबसे पहले बताया गया, और बच्चों जो भी स्वयं कुछ अपने अनुभव से जानते हैं उनमें इस शब्द का प्रपात का कोई संबंध नहीं होता और यथार्थ की भी जो अनगढ़ सी जो छवि है बच्चों के मन में लागू होती है उसे पूरी तरह कटा हुआ होता है। तो ये प्रश्न आपको याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि बालक में अंतर्मुखी, अब थोड़े बड़े प्रश्न पढ़ते हैं कि बालक में अंतर्मुखी छवि कब विकसित होने लगती है। तो ये प्रश्न आपको लघुत्रात्मक है, याद रख लेना है कि बच्चों के अंतर्गत जो अंतर्मुखी छवि है वो किस तरीके से विकसित होती है कि यदि परिवार में बालक को वात्सल्य का आनंद नहीं मिलता तो माता पिता सचेत नहीं है, दादी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती, घर परिवार में कलेश रहता है, तो बच्चे में एक अंतर्मुखी छवि विकसित हो जाती है। वह अकेला रहना पसंद कर लेगा, मन ही मन सोचने लगेगा और हर काम में वह अपने को अक्षम मान लेगा। तो उनका स्वयं का स्वतंत्र चिंतन नहीं होता, उसमें एक निर्णय शक्ति का अभाव रहता है और वह दूसरों का अनुगामी बन जाता है। तो इस तरीके से बच्चे में कल्पनाएं आने लगती हैं और एक अंतर्मुखी छवि विकसित होने लगती है। क्लियर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। बिल्कुल जी, हाँ। प्रश्न संख्या 4, घर तथा शाला में मंदबुद्धि बच्चों के साथ किन किन तरीकों से कार्यों को किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तरीके आप लोगों को याद रखने कि भाई स्वयं की देखभाल, मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उनकी दैनिक आवश्यकताओं के कार्यों को सिखाने में अधिक समय लगता है। ठीक है ना। तो इसलिए पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है सामाजिक कौशलों का उनमें विकास करना चाहिए। तीसरा है कि आत्मनिर्देशन भी बच्चों का करना चाहिए कि मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं उनके उद्देश्य पूर्ण नहीं होते उनके कार्य, वे बिना किसी उद्देश्य के अपने कार्य को करने लग जाते हैं, इसलिए उनको आत्मनिर्देशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाठ्यक्रम का अनुकूलन, तो बच्चे जो होते हैं उनके अंतर्गत जब भी मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम को रखा जाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हस्तकला, दर्जी का काम, जूता बनाने का काम, बढ़ई का काम, तो इस तरीके का काम अगर हम रखेंगे उनके पाठ्यक्रम में तो बच्चे का बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर का विकास जल्दी होने लगेगा। उसके बाद कक्षा विशेष, तो बच्चों जो मंदबुद्धि के होते हैं उनके लिए हमें विशेष स्पेशल क्लास चलाने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत रूप से उनको अध्ययन कराना चाहिए अलग से और एक्स्ट्रा क्लास भी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अध्यापन विधि, ठीक है। तो अध्यापन विधि के माध्यम से भी हम मंदबुद्धि के बच्चों को विकसित कर सकते हैं और मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदर्शन का प्रयोग, शिक्षा प्रदर्शन जो विधि होती है हर चीज़ दिखा करके करनी चाहिए ताकि वे खुद उस चीज़ को देख करके और बाद में खुद कौशल प्राप्त करके उस चीज़ को दोबारा कर सकें। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट निवासीय स्कूलों की स्थापना, ठीक है। जो हमारे स्पेशल जो रेजिडेंस होते हैं उनके माध्यम से ऐसे स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए ताकि शिक्षक की देखरेख में रहे और कक्षा से बाहर भी कुछ ना कुछ उनको सीखने को मौका मिले। ठीक है ना।
उसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों को यह है इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न याद रखेंगे आप लोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शाला, शिक्षक और समाज की क्या भूमिका होती है? तो ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, क्या क्या भूमिका होती है कि भाई शिक्षकों का जो व्यवहार है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षकों को असहनशील और अधीन नहीं होना चाहिए, ऐसे शिक्षक विशिष्ट बालकों को सिखाने में सफल नहीं हो पाते। उसके बाद में है कि अभिभावक और शिक्षकों को चाहिए कि विशिष्ट बालक के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उन्हें प्रत्येक अवस्था में प्रेम और स्नेह देकर उत्साहित करें। अगला है कि बालकों में देशाटन और शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था उनको कराई जानी चाहिए। समाज सेवा का भाव विकसित करना चाहिए और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक विश्वास पैदा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको अगला प्रश्न है, गीजूभाई बधेका जो थे, गीजूभाई बधेका शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों से किस प्रकार की गतिविधियां करने का सुझाव देते थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये गीजूभाई बधेका का कि वो खेल के द्वारा शिक्षा, खेल खेल में बच्चे सीख जाएं, तो इस पर बल देते थे। स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी बच्चा जब स्वतंत्र हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, अंकुश नहीं लगाना चाहिए उस पर। बच्चों में जिज्ञासा होती है और उसकी जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए, और उसकी जिज्ञासा को जब तक प्रस्फुटित होती रहेगी तो वो आगे अपने आप में कार्य करने लग जाएगा। उसने बताया कि करके सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चा खुद करेगा तो जल्दी सीखेगा, बाई प्रैक्टिकल के माध्यम से, लर्निंग बाई डूइंग के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद बच्चों के मानसिक विकास को समझने का आग्रह किया और बच्चों को स्वयं नया खेल खोजने और उन्हें खेलने देने के लिए भी बल दिया था। अब आपको याद रखना है ये प्रश्न कि गीजूभाई के बाल मंदिर में शिक्षक की क्या विशेषता है? तो जो गीजूभाई बधेका ने बाल मंदिर की स्थापना की थी उसमें शिक्षक की क्या भूमिका थी? तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद रख लेना है। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आप लोग इंटर्नशिप की डायरिया बनाना शुरू कर दें, और ये एक पेड कोर्स है हमारी इंटर्नशिप डायरियों का। ठीक है, तो आप लोग इंटर्नशिप डायरिया ले सकते हैं और आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास चल रही है बिल्कुल निःशुल्क है, तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कि भाई बाल मंदिर की जो स्थापना की थी उसमें शिक्षक की क्या विशेषता अपेक्षित की गई थी, क्या क्या महत्व थे। ठीक है ना, अच्छे से याद रख लेना बिल्कुल। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गीजू भाई को बाल मंदिर की प्रेरणा कहाँ से उपलब्ध हुई थी? तो आपको याद रखना है प्रेरणा और ये सब चीज़ें जो हुई थी, ये उन्होंने बताया कि गीजूभाई का अध्ययन और अनुभव बहुत ही व्यापक था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की स्वदेशी और यूरोपीय दोनों पद्धति को देखा था और वहाँ के स्कूल देखे थे। गांधी जी का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता, और उन्होंने जो सिद्धांत उन्होंने पढ़ा और जाना और उनके अनुभव और व्यवहार के द्वारा वे पहले स्वयं सिद्ध कर लेना चाहते थे, और उसके बाद मॉन्टेसरी के जो पद्धति थी उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो ये प्रश्न आप लोगों को थोड़ा विस्तार में लिखना है। ठीक है, और उन्होंने किस किस तरीके से अध्ययन किया? ठीक है, पूर्व उन्होंने अपने संसार के कई अन्य शिक्षाविदों के सिद्धांतों का भी गहन अध्ययन किया था, और जैसे हमारे जॉन लॉक साहब थे, ठीक है, ब्रिटिश के रहने वाले, तो उन्होंने अपने मनुष्य की समझ शक्ति विकास की गति का पता लगाया था और प्रौढ़ नियंत्रण मुक्त बालक बालिका की स्वतंत्रता और रुचि के आधार पर अपने प्रयोग की दिशा तय की थी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये अवधारणा भी जॉन लॉक के माध्यम से बताई गई थी, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद वो फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी की बाल स्वतंत्रता के तरीके से जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रॉवेल ने आपको पता है कि किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है, शिक्षा पद्धति दी थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। एडवर्ड सेंगुइन जैसे एक फ्रेंच विचारक थे, उन्होंने भी जो मंदबुद्धि के बालक थे उनको सीखने के तरीकों को समझा, तो उसके माध्यम से भी गीजूभाई बधेका ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर अध्ययन किया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद गीजूभाई बधेका का जीवन परिचय और कार्यों को संक्षेप में आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद रख लेना, गीजूभाई बधेका का जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं धीरे धीरे समर हिल स्कूल की स्थापना और उसके उद्देश्यों के बारे में। समर हिल स्कूल की स्थापना और उसके उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न को आप लोग किस तरीके से याद करेंगे कि समर हिल स्कूल की स्थापना 2021 में हुई थी, और ये इंग्लैंड के सफोल्क क्षेत्र के लाइंस्टाइन गांव के अंतर्गत लंदन से तकरीबन 100 मील दूर है, वहाँ पर हुई थी। और समर हिल एक आधुनिक स्कूल है। इस स्कूल में 5 साल की आयु से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों का अध्ययन किया
या बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो बच्चे थे उनको 3 समूह में बाँट दिया गया था। सबसे छोटे बच्चे जो थे वो 5 से 7 साल के थे, बीच वाले समूह में 8 से 10 वर्ष के थे, और जो बड़ा समूह बनाया गया था बच्चों का, उसमें लगभग 15 साल के बच्चे थे। ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बच्चे। और बच्चे की आयु के अनुसार समूह में हाउस मदर के साथ भी वो रहा करते थे। समर हिल एक स्वतंत्र स्कूल था, बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, वे तनाव मुक्त वातावरण में रहते थे। वहाँ के शिक्षक और बच्चों को समान महत्व था, बच्चे स्वयं इच्छा के अनुसार नियम बनाकर भी उनका पालन करके सीखते थे। 3 वर्गों में वहाँ पर बांटा था, बच्चों में अत्यधिक आत्मविश्वास था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये उद्देश्य उनके लिखने हैं। समर हिल स्कूल की विशेषताएं आप लोगों को लिखनी है कि भाई समर हिल स्कूल के एक प्रयोग के रूप में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में इस स्कूल का उद्देश्य जो था वो बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढालने के बजाय स्कूल को बच्चों के अनुरूप ढाला जाए, ये उद्देश्य था बनाने का। एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी को फिट ना किया जाए बल्कि स्कूल ही उनको फिट हो जाए। समर हिल स्कूल में बच्चों को वैसा रहने की आज़ादी दी गई जैसे वो दरअसल घर में है, बिल्कुल जैसी पोजीशन में होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से। समर हिल स्कूल का उद्देश्य बच्चों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं रखना, और समर हिल स्कूल में इस बात पर भी जोर डाला गया कि सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को निबंधात्मक तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एएस नील की शिक्षा प्रणाली में मौजूद सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो अब आपको ये प्रश्न, इसके जो सिद्धांत थे एएस नील साहब के, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे आराम से आप लोग इसको पढ़ेंगे और आप सभी को याद हो जाएगा ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर इसके 6-7 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, समर हिल स्कूल की खूबियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी समर हिल स्कूल की क्या क्या विशेषताएं थी। तो ज़रा आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखेंगे कि एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर बच्चे जैसे थे दरअसल वैसे रहे, बिल्कुल मुक्त वातावरण था, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था, स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होते थे, बच्चे स्वयं करके सीखते थे। ठीक है, समर हिल स्कूल की कक्षाएँ जो थी वो बिल्कुल आयु के अनुसार लगती थी। तो और बच्चों में पूर्ण आत्मविश्वास था, और स्कूल को बच्चों के अनुरूप ढाला गया था, न कि बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढाला गया था। समर हिल एक प्रयोग के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन बाद में एक प्रदर्शन स्कूल के रूप में तब्दील हो गया था। समर हिल के अनुसार सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद में आपको बात करना है कि समर हिल स्कूल भी कमियों से बिल्कुल अछूता नहीं था। यानी कि समर हिल को मन मर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग लगाएंगे। तो अब भैया इसलिए अब आपको ये तो याद हो जाएगा, समर हिल स्कूल जो था उसको मन मर्जी का स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जंगली लोगों का स्कूल था, जंगली लोगों का स्कूल है जिसमें ना कोई कायदा है ना कोई कानून, ठीक है, ना कोई इसमें शिष्टाचार, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मन मर्जी का स्कूल। समर हिल में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, अर्थात उन्हें किसी भी चीज़ का कोई प्रतिबंधन, कोई अंकुश, कोई दबाव नहीं था उनकी इच्छा पर, और ना उनको कोई टोकता टोकता था, बिल्कुल अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करते थे। समर हिल में अनुशासन, नैतिक मूल्यों का विकास आदि ये सब बातें नहीं सिखाई जाती जैसा कि अन्य स्कूल में सिखाया जाता है। तो इस तरीके से इसको बिना रोक टोक के स्वाभाविक रूप से बच्चों को वहाँ पर स्वतंत्र तो छोड़ दिया जाता था, इसलिए इसको मन मर्जी का स्कूल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि समर हिल स्कूल की स्थापना किस मूल सिद्धांत के आधार पर की गई थी। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उत्तर आपको लिखना है कि बच्चा विवेक स्वभाव से विवेकशील और यथार्थ होता है, यथार्थवादी। अगर उसे वयस्कों के सुझावों के बिना भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस सीम तक वो विकसित होना उसके लिए संभव है वह होता जाता है। अगर बच्चे को स्वतंत्र छोड़े तो वो जल्दी से विकसित होने लग जाता है, और बचपन का समय अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में लगाने की स्वतंत्रता का समय होना चाहिए। चरित्र के विकास में भय की भूमिका नहीं हो सकती। समर हिल में यह आस्था थी कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ तो उनकी व्यक्तित्व जो मानसिक दृष्टिकोण था वो बदला हुआ था, और उसका पक्ष लिया जाना चाहिए, उनके प्रयासों का अनुदेशन होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देना चाहिए। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए जॉन हॉल्ट की क्या मान्यता थी, तो ये प्रश्न भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद शिक्षकों के लिए जॉन हॉल्ट क्या ज़रूरी बातें मानते थे। शिक्षकों के लिए जॉन हॉल्ट क्या ज़रूरी मानते थे। प्रश्न कैसा भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न कि भाई जॉन हॉल्ट जो थे वो वयस्कों के लिए क्या अभिमत रखते थे, यानी क्या राय थी जॉन हॉल्ट की कि वयस्क किस तरीके से बच्चों के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है। उसके बाद में जॉन हॉल्ट के अनुसार असफलता बच्चों में क्यों आती है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है।
ठीक है ना। उसके बाद बच्चों का महत्व किन कारणों से है, ये छोड़ो आप लोग प्रश्न। अगला प्रश्न ये देख लें आप लोग, बच्चों में असफलता भय उबने और भ्रमित होने से आती है, इस कथन के पक्ष में आप लोग क्या तर्क देंगे। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी बात जब बच्चों को आत्मविश्वास को कम करती है तो उसकी आत्मा को सम्मान कम करती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो उसके काम में बाधा पहुंचती है और उसके द्वारा द्वंद्व महत्वपूर्ण जो बातें समझी जाती हैं वो मार्ग में बाधा पहुंचाती है, उसके भयभीत होने की प्रवृत्ति में वृद्धि होने लगती है। तो परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चों की शिक्षा असफल हो जाती है। अपनी इच्छा बालक पर थोपकर नए अभिभावक अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं तो बच्चा चिंतित और भयग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे जो परीक्षा में आने लायक हैं, और आने वाले इसी तरीके से वीडियोस को आप लोग देखते जाएंगे और आपको सारी की सारी यूनिट्स याद हो जाएंगी, सारे पेपर आपको याद हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूंगा मैं, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे वीडियो को बिल्कुल, और प्रतिदिन आप लोग इन वीडियो को रट लें अच्छे तरीके से। जिस तरीके से मेरी भाषा शैली आप उसी भाषा शैली में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। धन्यवाद।